बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली में चल रही उत्तराखंड भाजपा की बड़ी बैठक से। दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा का मंथन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं। उत्तराखंड चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। और संभव है कि उत्तराखंड के चुनाव को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि अब महज 3 महीने का वक्त रह गया है उत्तराखंड में चुनाव को लेकर, और इसी के तहत ये बैठक काफी अहम समझी जा रही है। आपको बता दें कि अभी अमित शाह उत्तराखंड के दौरे से लौटे हैं, और उत्तराखंड के दौरे से लौटने के बाद उनका ये जो उन्होंने जो ये बैठक बुलाई है, इसे काफी अहम समझा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसे मसले हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो नेताओं का दल बदलना हो या फिर देवस्थानम बोर्ड का मसला हो, जिससे तीर्थ पुरोहितों की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है और वो आने वाले चुनाव में कहीं मुश्किल ना बन जाए। इन्हीं तमाम बातों को लेकर चर्चा इस बैठक में संभव है। मेरे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं उत्तराखंड के जिनका एड्रेस होना चुनाव से पहले बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो नेताओं का दल बदलना हो, चाहे फिर देवस्थानम बोर्ड का मसला हो। तो क्या संभव है इन तमाम चीजों पर इस बैठक में चर्चा हो रही होगी? जी बिल्कुल प्राची, अगर बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। महत्वपूर्णता की इस बात से ही पुष्टि होती है कि यहाँ पे तमाम सारे बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का शनिवार को ही दौरा हुआ था और आज सोमवार को उन्होंने उत्तराखंड के तमाम सारे बड़े नेताओं को यहाँ पे बैठक के लिए बुला लिया है। यहाँ पे प्रदेश संगठन प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद हैं और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं। यानी कि चुनाव को लेकर भी यहाँ पे रणनीति तैयार हो रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से संगठन का कामकाज हो रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पे रणनीति तैयार हो रही है। क्योंकि अगर बात करें तो आज ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला केदारनाथ के अंदर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दर्शन नहीं करने दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां पे मौजूद थे। हालांकि जब मदन कौशिक दिल्ली पहुंचे तो उनसे हमने पूछा भी है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 1.5 घंटे हमने साधु संतों के साथ बातचीत की और उनके मसले को जानने की कोशिश की, और इसको हमने सीएम को बता दिया। चूंकि 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई थी सरकार की ओर से कि तमाम सारे मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन 30 अक्टूबर अब क्रॉस कर चुका है, 1 नवंबर हो गई, लेकिन मसले अभी भी नहीं सुलझे हैं और पुरजोर विरोध हो रहा है। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि जिस दिन वो पहली बार सरकार में आएंगी और सत्ता में आते ही सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे। उसके बाद से लगातार दबाव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि किस तरीके से इस मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि 4 धाम वहां पे काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, चाहे वो दर्शन के नाम पे हो, चाहे साधु संतों के नाम पे हो, या श्रद्धालुओं के नाम पे हो, काफी महत्वपूर्ण स्थान है। और ऐसे में जिस तरीके से तमाम तरह साधु संतों का विरोध है, तो इसको किस तरीके से दूर किया जाए, इसको लेकर यहाँ पे आज अहम रणनीति होगी। इसके साथ साथ किस तरीके से अब आगे बीजेपी के कार्यक्रम कराया जाए, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आगे कार्यक्रम तय करे, इसको लेकर भी यहाँ पे मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जा रहे हैं। वहां पे एक जनसभा को, छोटी सी जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जहां पे वो अपने विचार रखेंगे, धर्म को लेकर रखेंगे, केदारपुरी में जिस तरीके से विकास कार्य हुआ है उसको लेकर रखेंगे। तो इसको किस तरीके से पूरे उत्तराखंड के अंदर प्रसारित करना है, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐलान किया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी टिकट देते वक्त पूर्व सैनिकों को भी काफी तरजीह देगी और उनको भी ज्यादा से ज्यादा टिकट देगी, तो किस तरीके से पूर्व सैनिकों को अपने पाले में लाया जाए, इन तमाम सारे मसलों पर काफी ज्यादा यहाँ पे मंथन होगा। क्योंकि अगर आप देखिए तो 2 बड़ी पार्टियां हैं वहां पे। कांग्रेस पार्टी है, उसने भी ऐलान किया है कि वो पूर्व सैनिकों को टिकट देगी, और आम आदमी पार्टी, उसने अपने मुख्यमंत्री के चेहरा कर्नल अजय कोठियाल को बनाया है। तो लिहाजा इन तमाम सारी चुनौतियों से किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़े, इसको लेकर भी यहाँ बातचीत होगी। और जिस तरीके से उधम सिंह नगर जो पूरा बेल्ट है, वहां पे किसानों का जो पूरा बोलबाला है, वहां पे खासतौर से अगर बात करें तो सिख समुदाय का वोट काफी ज्यादा है, तो उसको किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए और किस तरीके से आगे कार्यक्रम किया जाए, इसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं और चुनाव में किस तरीके से रणनीति अपनाई जाए। बिल्कुल, देखिए, तमाम चीजें हैं जिन पर चर्चा संभव है, लेकिन देखिए अविनाश, चुनौती सबसे बड़ी उत्तराखंड में यही है कि संगठन को कैसे मजबूत रखना है, अपने जो नेता हैं, अपने जो मंत्री हैं, उनको कैसे मजबूत रखना है, उन्हें कैसे एकजुट रखना है। क्योंकि यशपाल आर्य के रूप में झटका लग चुका है और उसके बाद भी लगातार चर्चाएं गर्म हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो क्या इन चीजों को लेकर भी कुछ फैसले संभव हैं?
जी मुझको अगर बात की तो इस बात को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो बीजेपी के अंदर तमाम सारे लोग हैं उनमें से कौन सारे लोग हैं जो दल बदलने की कोशिश कर रहे हैं, दल बदलने की कोशिश कर सकते हैं। इसको लेकर भी मंथन होगा कि कैसे इनसे उभरा जाए, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री रहते हुए यशपाल आर्य ने पार्टी छोड़ी वो बीजेपी के लिए वाकई में एक झटका लगा था कि मंत्री रहते हुए यशपाल आर्य ने पार्टी छोड़ी और अपने साथ अपने पुत्र को भी कांग्रेस पार्टी में ले गए और वहां जाकर वो शामिल हो गए। और लगातार कई सारे बीजेपी के विधायक हैं जो दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि वो भी दल बदल सकते हैं। तो किस तरीके से उनको ख्याल रखा जाए, किस तरीके से उनको अपने पाले में रखा जाए, इन तमाम सारे पहलुओं को लेकर बातचीत होगी। क्योंकि उमेश शर्मा काऊ भी लगातार दिल्ली आ रहे हैं और यहाँ पे आके आला कमान से मिल रहे हैं, और भी तमाम सारे ऐसे विधायक हैं जो उत्तराखंड की तमाम सारी समस्याओं को लेकर दिल्ली आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों ये प्रभारी दुष्यंत गौतम के पास वन मंत्री हरक सिंह रावत पहुंचे थे, विधायक उमेश शर्मा काऊ पहुंचे थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की थी। इसके बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बयान दिया था कि कई सारे उनकी शिकायतें हैं, उन शिकायतों का कैसे निपटारा किया जाए इसको लेकर वो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। तो लिहाजा इतनी आसान समस्या नहीं है। उधर हरक सिंह रावत बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और चूंकि उत्तराखंड का ट्रेंड भी ये बताता है कि 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस को वहां की जनता मौका देती है, इसलिए बैठक काफी अहम है। अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगर बात यूपी की करें तो यहां जिन्ना पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब यूपी भाजपा ने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर एक कार्टून ट्वीट कर दिया है। ट्वीट में लिखा है कि ऐसी भी क्या मजबूरी है और हैशटैग लिखा है जिन्ना प्रेमी अखिलेश। आपको बता दें कि कल हरदोई में एक जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने जिन्ना को न केवल महापुरुष बताया बल्कि ये भी कहा कि भारत की आजादी पर इनका योगदान रहा है। तो जिन्ना का जो जिन है उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से जाग चुका है और इस बार उन्हें जगाने वाले, इस जिन को जगाने वाले कोई और नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, जो यहां तक कह गए कि जिन्ना का जो रोल है, जिन्ना की जो भूमिका है वो भारत की आजादी में काफी महत्वपूर्ण रही है। अब जिन्ना का जिन अगर अखिलेश यादव के मुंह से बाहर निकला है तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो सियासी दल हैं अब इस जिन को साधने की कोशिश करेंगे, इस मुद्दे को साधने की कोशिश करेंगे और यही उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यूपी भाजपा यही नहीं रुकी, इसके बाद एक और कार्टून ट्वीट कर अखिलेश के पोस्टर आ रहा हूं मैं पर भी कार्टून के जरिए तंज कसा। कार्टून पर लिखा है 22 में हार रहा हूं इसलिए भाग रहा हूं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले वो जो यूपी भाजपा का कार्टून जिसमें लिखा है 22 में हार रहा हूं और दूसरी तरफ वो पोस्टर जिसमें लिखा है आ रहा हूं मैं। देखिए चुनाव नजदीक आते ही एक तरफ जहां कार्टून वॉर देखने को मिल रहा है तो वहीं पोस्टर वॉर भी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन यात्रा आज एटा और अलीगढ़ पहुंची। यात्रा के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव ने कहा कि अलीगढ़ की पहचान यहां के तालों के लिए की जाती है। वहीं गठबंधन के मुद्दे पर शिवपाल ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई, ऐसे में जब अखिलेश से बातचीत हो तो हमारे सम्मान की बात करें। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश के सामने दोनों विकल्प खुले हुए हैं, चाहे तो वो अलायंस कर लें या फिर विलय कर लें और हमारे लोगों को सम्मान दे। और हमने तो यहाँ तक कि कह दिया है कि भाई सम्मान दो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलायंस भी करो और अगर अलायंस विलय करना चाहो तो विलय भी करो। हमने इतना तक बोल दिया है। आपके दोनों विकल्प खुले हुए हैं? हमारे दोनों विकल्प उनके लिए खोल दिए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वांचल में चल रही भाजपा की तैयारियां दिवाली के बाद और भी ज्यादा तेज होने जा रही हैं, क्योंकि 12 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने वाले हैं। अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अपने वाराणसी दौरे में अमित शाह करीब 8 से ज्यादा बैठकें करने वाले हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा वाराणसी दौरे पर अमित शाह वाराणसी के विधायकों की परफॉर्मेंस के साथ ही 2022 में टिकट दावेदारों पर विधायकों और मंत्रियों से चर्चा भी कर सकते हैं। अमित शाह अपने वाराणसी दौरे पर भाजपा के सभी प्रकोष्ठों की बैठक करेंगे, जिसमें बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, सोशल मीडिया टीम के पदाधिकारी समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्वांचल में उपजे नए जातिगत समीकरणों के लिहाज से अमित शाह सभी जातियों के नेताओं से भी जमीनी फीडबैक लेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान,
प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद 13 नवंबर को अमित शाह अखिलेश यादव का मजबूत किला माने जाने वाले आजमगढ़ में रैली भी करेंगे, जो पूर्वांचल में भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद होगा। बीजेपी के चुनावी चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी आगमन के साथ ही अमित शाह 8 से ज्यादा बैठकें करेंगे। आपको बता दें कि इन बैठकों में बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, इसके साथ ही संगठन के अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे और काशी से पूर्वांचल ही नहीं पूरे यूपी के चुनाव की एक अलग रणनीति तैयार करेंगे अमित शाह और 13 नवंबर को यहां से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे और आजमगढ़ के दौरे पर जाते ही अमित शाह चुनावी रैली करके चुनाव का शंखनाद करेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। विधानसभा चुनाव से पहले हर सियासी पार्टी प्रदेश की एक एक जाति पर नजरें गड़ाए बैठी है। इनमें सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने का दावा करने वाली पार्टियां तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा खींचतान उन नेताओं और दलों के बीच मची हुई है जो जाति विशेष की राजनीति करके ही सियासी मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से दो नेता हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी, जिनके बीच यूपी चुनाव से पहले निषाद वोटों पर कब्जे को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल मुकेश साहनी मूल रूप से बिहार के हैं और वहां पर सियासी भाग्य आजमाने के बाद अब यूपी में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी सक्रियता से सबसे ज्यादा परेशानी संजय निषाद को हो रही है, क्योंकि मुकेश साहनी संजय निषाद के कोर वोट बैंक माने जाने वाले निषाद समुदाय में ही सेंधमारी की तैयारी में। इसलिए दोनों नेता खुद को अपने समाज का बड़ा नेता बताने में जुट गए हैं। हाँ, निश्चित तौर पे वो पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे। जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करते और एक टिकट पे समझौता कर लेता। आप बताइए, एक टिकट पे कोई समझौता करता है क्या? वो भी अपने परिवार के लिए। आपके उत्तर प्रदेश के लाखों निषाद आपको क्यों आगे बढ़ाना चाहता है? उत्तर प्रदेश की भारतीय राजनीति में जब से मैं 2014 में आया तो इन्हें बताया भाई कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, और इन्हें जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। तो हमें पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन एक कम्युनिटी है जिसमें सभी उपजाति हैं। वो एक उपजाति के नेता मल्लाह की बात करते हैं, हम सारे उनके भी लोगों की बात मैं करता हूँ। हम पॉलिटिकल फिशरमैन एक कम्युनिटी है जिसमें सभी उपजाति लोग हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्लासगो, जहां पीएम मोदी विश्व जलवायु सम्मेलन में संबोधन दे रहे हैं। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। फ्रेंड्स, ये सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व के एम्बिशन वहीं नहीं रह सकते जो पेरिस एग्रीमेंट के समय थे। आज जब भारत ने एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव से पहले रामनगरी अयोध्या रंग बिरंगी रोशनियों से सज चुकी है। आज राम की पैड़ी पर अद्भुत नजारा दिखा। 5वें दीपोत्सव का आगाज आज से शुरू हो गया है। राम की पैड़ी पर लेजर शो का ट्रायल किया जा रहा है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा, क्योंकि इस बार के दीपोत्सव में कई कार्यक्रम अलग रखे गए हैं। भगवान राम का दरबार राम की पैड़ी पर सजाया गया है। जो भी श्रद्धालु राम की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं, वो भगवान राम के साथ सेल्फी ले रहे हैं। भव्य दीपोत्सव मना चुकी योगी सरकार एक बार फिर भव्य दीपोत्सव मनाने जा रही है और इस बार दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो पूरे 6 दिन का रखा गया है। तो आज से ही दीपोत्सव का आगाज शुरू हो गया है और आज जो है राम की पैड़ी पर दीपक बिछाने का जो कार्य है वह शुरू कर दिया गया है और कल शाम तक जो है लगभग जो दीपक हैं वो राम की पैड़ी पे बिछा लिए जाएंगे। और इस बार जो है 7,51,000 दीपक राम की पैड़ी पे बिछाए जा रहे हैं, तो वहीं 1.5 लाख दीपक अलग अलग प्राचीन मठ, मंदिर, कुंडों पे जलाए जा रहे हैं।
जो अपने में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और योगी सरकार के 5वें साल के कार्यकाल का यह 5वां दीपोत्सव है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर भव्य दीपोत्सव मनाने के लिए जो है वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।